हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली। और इस चैप्टर को खासकर इनऑर्गेनिक को समझने के लिए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा बच्चे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नहीं, व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको आप डिफाइन कैसे करते हो, फिर आप कैसे पता करोगे कि किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे आप प्रेडिक्टेबल में टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या फिर लेफ्ट राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। नहीं, तो ये सारा कुछ डिस्कशन करना है हम लोगों को। देखिए, सबसे पहले अगर आपको डिफाइन करना हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या उससे पहले समझना हो, तो देखिए ये मान लिया आपके पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के पास जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आप जानते हो, है ना। तो न्यूक्लियस पे जो भी प्रोटॉन्स होंगे वो आप उसे न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे, और ये आपका हो गया Z। ठीक है, जैसे जिंक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ बच्चे जिंक का न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे 30, क्योंकि जिंक के पास टोटल 30 प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन हमें जानना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चे, इसमें डिफरेंस ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे ये न्यूक्लियस कितना इफेक्टिवली चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो कहलाएगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा हो किसी एटम या आयन में, तो हम उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब द पार्ट ऑफ टोटल न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जिंक के पास टोटल कितना है 30 है, द पार्ट ऑफ टोटल न्यूक्लियर चार्ज विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन एटम, कौन सा, ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जनरली इज कॉल्ड Z इफेक्टिव। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज आप किसी भी निकाल सकते हो, जो स्टडी होता है हमारा वो जनरली आउटर मोस्ट शेल पे होता है। एनीवे, द पार्ट ऑफ टोटल न्यूक्लियर चार्ज विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड, जैसे एन एटम इज कॉल्ड व्हाट, Z इफेक्टिव। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट या कोई भी इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज को कितना एक्सपीरियंस करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन इसको लिख देते हैं। देखिए ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के जो चार्ज होते हैं जिसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हो, उसको कितना फील कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे मैंने कहा जिंक है, जिंक के आउटर मोस्ट में 30 फील होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में कितना होता है वो कहलाएगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा गया है कि कम हो जाता है, तो जितना से कम होगा वो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा। देखिए ये न्यूक्लियस को सराउंड करेगा, घेरेगा, तो न्यूक्लियस को जब घेरेगा तो जो इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे एक्सपीरियंस या पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करने की जो एक्सपीरियंस होंगी या टेंडेंसी होगी वो समवट डिक्रीज होगी। तो जितना से डिक्रीज होगी दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो इस न्यूक्लियस को जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे, जिसकी वजह से इसका जो चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट पे वो कम हो जाएगा। तो जितना से कम होगा दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर आप टोटल न्यूक्लियर चार्ज से इनको माइनस कर दोगे तो आपको Z इफेक्टिव मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें कितना है। तो अगर आपने ये डिटेक्ट कर लिया तो Z हमें मालूम ही होता है, जिस एटम के लिए देखो Z हमें मालूम होता है, इसमें से इसको माइनस कर दो Z इफेक्टिव मिल जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि इन ए सेकेंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव डिक्रीजेस। अब कितना से डिक्रीज कहें तब तो हमें पूरा डेटा चाहिए ना भाई। हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि डिक्रीज हो रहा है, प्रेडिक्ट इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आप न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, तो वो लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। कितना से इंक्रीज होगा हमें नहीं मालूम, ठीक है, तो उसे आप कैसे पता करोगे। नहीं, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा और इसका पता करना होगा कि ये हमें कहाँ मिलेगा। अगर ये आपने डिटेक्ट कर लिया
तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो उस सिग्मा को या स्क्रीनिंग इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, शील्डिंग इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए एक रूल आया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप कहते हो स्लेटर्स रूल। इस स्लेटर रूल से आप जेड इफेक्टिव एंड इवन आप सिग्मा भी, जिसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो इसमें कई सारे स्टेप्स होंगे बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेप्स वी विल एबल टू फाइंड जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा ऑफ गिवन एटम। तो जस्ट सपोज देखिए पहला आपका है स्टेप नंबर 1। इसमें कहा गया कि राइट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एटम और आयन एंड अरेंज इट शेल वाइज और ग्रुप वाइज। देखो बच्चे जैसे जिंक है, कहा गया जिंक का क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो आता है ना आपको लिखना, तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसे लिखते हो आप। लेकिन यहाँ पे एक चेंज किया गया कि आप रेडियस वाइज लिखिए, ग्रुप वाइज लिखिए या शेल वाइज लिखिए। जैसे पहला सेल कौन है 1s, दूसरा क्या है ये तो सब सेल है ना, तो सेल में तो ये दोनों होंगे, तो 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d, ये एक शेल हो गया और लास्ट का अपना फोर्थ वन है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 शेल होते हैं, आप जानते ही हो 4 ऑर्बिट होते हैं कि इसमें जिंक में। तो आप इसको ग्रुप वाइज मतलब शेल वाइज ग्रुपिंग करिए, सेल वाइज लिखिए। तो या आप इसको वो ग्रुप नहीं है, इसको हमने मान लिया कि एक ग्रुप ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 4 ग्रुप है, ऐसे हमने इसको अरेंज कर लिया। आप अकॉर्डिंग टू अव्वा प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे। अव्वा प्रिंसिपल में पहले 4s2 आएगा देन 3d, वो एनर्जी वाइज होता है। तो यहाँ पे हम एनर्जी वाइज नहीं बल्कि रेडियस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों। तो जिंक का जब आपने लिख लिया तो फिर आगे देखिए स्टेप नंबर 2 में हमें करना क्या है। तो कहा गया कि अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, ध्यान से देना कि NS और NP को अगर ये सेम सेल से बिलोंग करते हैं तो आप इसे एक ग्रुप मान लेना, एक वन ग्रुप मान लेंगे। ठीक है, एंड NS और ND को ये भी अगर सेम सेल से है तो उसको हम दूसरा ग्रुप मान लेंगे। गेटिंग और नॉट? अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन S और P सब ऑर्बिट में है और वो सेम सेल से बिलोंग करता है तो उसको हम एक ग्रुप मान लेंगे। उसी तरह से D और F को हम एक ग्रुप मान लेंगे। जैसे मान लो NS NP है, NDF है, तो ये दोनों मिलके एक ग्रुप बनेगा और ये दोनों मिलके एक ग्रुप बनेगा। इसमें 2 ग्रुप्स हो गए। समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखो 5s 5p वाले को एक ग्रुप मानेंगे और 5d 5f वाले को एक ग्रुप मानेंगे। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, NS and NP of same cell is taken as one group and ND and NP ND and NF of same cells are taken as different group। 2 ग्रुप बना लिया हमने। नहीं आया समझ में? अब आपको करना क्या है? अब आपको देखना है बच्चे कि all electrons right to the concerned group will not screen or shield the nuclear charge। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो आपके पास कोई एलिमेंट है, जिंक है, तो जिंक में आपको d ऑर्बिट पे पता करना है क्योंकि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन d पे है। तो d के बाद, चूंकि मैंने आपको कहा कि रेडियस वाइज लिखने पर d के बाद s आता है, तो s d के बाद जो s है आपका 4s2, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम तो d पे पता कर रहे हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, और आपका जो s है वो इससे बाहर है। तो जब हम इसको लेकर कंसर्न कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो राइट वाला होगा उसकी वजह से कोई शील्डिंग या न्यूक्लियर चार्ज डेवलप नहीं होगा या शील्डिंग नहीं होगा। तो ऑल इलेक्ट्रॉन राइट टू द कंसर्न ग्रुप विल नॉट स्क्रीन और शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज। ये हम इसमें भी देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे। उसके बाद है स्टेप 4, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। जैसे फार्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जितना दूर रखेंगे आप, लेसर विल बी इट्स जेड इफेक्टिव एंड वाइस वर्सा। तो न्यूक्लियस से जितना दूर आप लेके जाओगे किसको, इलेक्ट्रॉन को, उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम एक्सपीरियंस होगा, और न्यूक्लियस से जितना करीब रखोगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस होगा। ये आप जानते हो। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप नंबर 5। इसको ध्यान से देखिए। इफ कंसर्न ग्रुप इज NS एंड NP, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन
अगर या तो s सब ऑर्बिट में है या p सब ऑर्बिट में है, इन दैट केस क्या करोगे, सिग्मा फाइंड करने के लिए, सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट को, शील्डिंग कांस्टेंट को पता करने के लिए उस ns और np के इलेक्ट्रॉन को सम कर लेना आप, है ना। जैसे मान लो आप क्लोरीन लेते हो, तो क्लोरीन के का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हुआ ना भाई। तो 3s2 3p5 ये एक ग्रुप आ गया आपका। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 6, उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं आया? तो अगर आपका कंसर्न ग्रुप S और P है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे आप, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस उसके बाद जो ऑर्बिटल्स होंगे जैसे n-1 है ना, मान लो फोर्थ ऑर्बिट है, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट है, समझ रहे हैं। तो उससे पहले क्या होगा, थर्ड होगा, तो थर्ड को आप n-1 लिख सकते हो, तो उसको आप 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसके बाद जो बच जाएगा इलेक्ट्रॉन उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सॉल्व करके फाइंड कर लोगे, सिग्मा आ जाएगा, और इस सिग्मा को न्यूक्लियर चार्ज से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट Z इफेक्टिव। नहीं आया समझ में? इफ कंसर्न ग्रुप इज NS एंड NP, इन दैट केस आपको करना क्या है बच्चों, कि टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में काउंट करेंगे, एक माइनस किया उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले वाले जो आपके पास होंगे उनमें से उनको 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रेस्ट ऑल बच जाएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करके आपको यहाँ पे सिग्मा मिल जाएगा, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। अब कहा गया कि अगर इफ कंसर्न ग्रुप इज ND या NF, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन या तो D सब ऑर्बिट में जाए या F सब ऑर्बिट में जाए, तो ये थोड़ा आसान हो गया। आपको करना क्या है कि ND और NF जिसको एक ग्रुप माना था उसके इलेक्ट्रॉन को माइनस करिए, एक माइनस करिए और 0.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बाकी जो बच जाएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे स्ट्रेट है, ठीक है। बाकी जो बच जाएगा उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका व्हाट, सिग्मा, जिसको आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट कहते हो। एक बात और ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को, कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे 1s हीलियम मान लो, तो 1s1 ही तो मेन होगा, नहीं, उस केस में जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हीलियम के लिए 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना बच्चों। अब आप देखिए कि कैसे Z इफेक्टिव फाइंड करोगे आप, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कहा गया कि सिग्मा एंड Z इफेक्टिव फॉर जिंक पता करो, सिग्मा एंड Z इफेक्टिव फॉर जिंक पता करो। तो देखो बच्चे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप जिंक लिखो, लिख दिया। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 30 होता है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। यस, कैसे, तो 1s2 गुड, 2s2 2p6 करेक्ट, 3s2 3p6। क्योंकि आप रेडियस वाइज लिख रहे हो इसलिए पहले आएगा 3d10 और फिर आएगा 4s2, ये आ गया। तो जिंक का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया है बच्चों, यहां पे 3d10 में, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल कराओगे, अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो पहले ऐसा आता है ना, एनर्जी की 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल किया अकॉर्डिंग टू अवर प्रिंसिपल, तो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर किया किसमें, D में। तो अब आप बताइए, इस D का राइट ये हो गया, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन किस में है, D में। तो स्टेप नंबर 6 क्या कहता है कि D का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने हैं 10, एक माइनस करो तो क्या हो गया 9, इसको 0.35 से मल्टीप्लाई करो, हो गया भाई, प्लस बाकी जो बच गया इलेक्ट्रॉन, अबे कितना बच गया
6 और 2 8 और 6 कितना होता है भाई 14 और 14 और 2 2 4 18। तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया आपने, ये आपको मिल गया सिग्मा। कैसे? तो 9 इंटू 0.35 अगर करेंगे तो कितना आएगा बताइए, और प्लस 18 कर दो तो 9 5 जा कितना होता है भाई 45, ठीक है 4 और 9 3 जा 27 और 27 और 4 31। 2 पॉइंट के बाद एक डिजिट, ये 2 डिजिट के बाद 1 पॉइंट लगा दीजिए आप। ये कितना आ गया भाई 18। सॉल्व किया आपने तो कितना आ गया बताइए 21.15, 21.15। इतना से इसने स्क्रीन कर दिया और जिंक के पास होता कितना है 30। तो जेड इफेक्टिव कितना होगा बच्चे 30 माइनस 21.15, दैट इज 8.85 से ही ये ऑटोमोस्ट जो आपके पास डी इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा कौन जिंक। तो जिंक का अगर आपसे जेड इफेक्टिव पूछे तो अकॉर्डिंग टू सेलेक्टर रूल योर आंसर विल बी 8.85। जिंक का अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट पूछे, शील्डिंग कांस्टेंट पूछे तो योर आंसर विल बी 21.15। समझ आया कि नहीं? अब आइए कह रहा फाइंड जेड इफेक्टिव फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फाइंड जेड इफेक्टिव फॉर लिथियम। तो देखो जैसे ही बोला लिथियम के लिए तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा। तो ये किस में है बच्चों, इस सब ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ये है। तो आउटर मोस्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 माइनस 1 कर दिया हमने तो 0 हो गया। तो 0 इंटू 0.35 वो तो खत्म ही हो गया। अच्छा उससे n-1 में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 0.85 करोगे तो ये 1.70 क्या आएगा सिग्मा आ जाएगा। और z इफेक्टिव के लिए 3 माइनस 170 करो तो z इफेक्टिव क्या आ गया 1.30। तो लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है बच्चे 1.30। व्हाट अबाउट बेरिलियम? तो देखो बच्चे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने 1s2 2s2। तो आउटर मोस्ट ये है ना, ये वाला कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एक माइनस कर दी कितना बचा 1, किससे मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से, और बाकी जो बच जाएगा क्योंकि उससे पहले वाले को आप 0.85 से करोगे ना, ये डी नहीं है ये एस और पी वाला है बच्चे। तो मैंने बताया था आउटर मोस्ट जाएगा 0.35 से, उससे पहले वाला 0.85 और जो बच जाएगा उसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो अगर ये n है तो ये n-1 खत्म हो गया, n-2 है ही नहीं। तो 1 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 85 इसको सॉल्व कर लिए, देखिए जैसे 2.05 आ गया। क्या ये तो सिग्मा आया, अब इसको 4 से माइनस कर दीजिए तो 1.95 जो आ जाएगा वो आपका क्या होगा बेरिलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा बच्चे। क्या आप समझ पा रहे हैं? आइए बोरन के लिए, तो देखो ये एक ग्रुप है आपका और ये दूसरा ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप है, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे 3, 3 माइनस 1 करो 2, किससे मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से। चलिए अब जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 0.85 से मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर दीजिए। फिर उसी तरह से कार्बन, कितने कार्बन होते हैं 1s2 2s2 2p2, बोलो तो 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 4 माइनस 1 कितने हो गए 3, और ये तो आपका फिक्स ही होगा 2 इंटू तो 1.7। उसी तरह से नाइट्रोजन के लिए एक और बढ़ गया, ऑक्सीजन के लिए एक और बढ़ गया, फ्लोरीन के लिए एक और बढ़ गया, उसी तरह से नियन के लिए एक और बढ़ जाएगा। नहीं तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है, इस ग्रुप के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है कि 0.65 प्लस 0.65 इंटू एक्स, 0.65 प्लस 0.65 इंटू एक्स। एक्स क्या है बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, एक होते हैं। तो एक फिल करो सॉल्व करो 1.30 आ गया। अच्छा बेरिलियम के पास कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 फिल करो 2.05 आ जाएगा। उसी तरह से
2 3 4 5 6, अब इसको अगर याद रखते हैं, नहीं 0.65 प्लस 0.65 इंटू एक्स, तो ग्रुप 2, जो ग्रुप 2 आपके पास है उनके ऑल एलिमेंट्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप डायरेक्ट पता कर सकते हो। यहां पे याद रखना कि एक्स आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेलेटर रूल आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड कर सकते हो। क्या ये आप समझ पा रहे हैं बच्चों? अब एक कॉन्सेप्ट ये आया कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ नॉर्मल एलिमेंट Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65 पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये याद रखना आप। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा फाइंड Z इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट फॉर क्लोरीन, ठीक है। तो क्या आप क्लोरीन के Z इफेक्टिव या आप सिग्मा पता कर सकते हो? तो देखो सबसे पहले ये बताओ Z ऑफ क्लोरीन कितना होगा बच्चे? कहोगे 17, ठीक है। इसका आप लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आपको समझ में आ गया तो। क्लोरीन होता है 17, क्या लिखोगे आप? 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 5। अब देखिए इसमें कितने ग्रुप आए, एक ग्रुप ये है आपका, दूसरा ग्रुप ये है और तीसरा ग्रुप, 3 को ग्रुपिंग किया हमने, 3 ग्रुपिंग। तो आउटर मोस्ट ग्रुप कौन सा है? ये आपका है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसमें कितने हैं? 8 और इसमें कितने हैं? 7, दैट्स इट। अब आइए करना क्या है, तो आपको निकालना है सिग्मा। क्या करें बच्चों? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, एक माइनस करिए, कितना आया? 6 इंटू 0.35। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आया? 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 और 18 और 3 कितना हो गया भाई? 21, है ना। तो 2.10 आ गया। बोलो, अगर आपसे पूछे कि क्लोरीन का Z स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताओ, तो आप कहेंगे 2.10, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव के लिए क्या करें बताओ? सॉरी, अभी तो हमने ये नहीं किया ना, पूरा नहीं निकाला ना, प्लस करेंगे इसमें आप, ये आ गया। फिर प्लस क्या आएगा बताओ? 8 इंटू 0.85 और प्लस कितना है भाई? 2 इंटू 1, और इन तीनों को सम करेंगे तब जाके हमें सिग्मा मिलेगा। तो 8 इंटू 8.5, कहोगे 8 क्यों यार? इस ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में जो इससे पहले है, मान लो ये n है तो ये n-1 हुआ, ये n-2 है, तो n-1 को आप 0.85 से मल्टीप्लाई करते हो नहीं करते हो भाई? तो 8 5 जा कितना होता है? 40, गुड। और 8 8 जा 64 और 4 कितना? 68। तो ये आ गया आपका 6.80 और यहाँ पे आ गया 200। अब इन तीनों को सम करिए तो 0, 8 और 3 9, ये कितना आ गया बच्चे? 10। तो 10.90 आया आपका फाइनल ये सिग्मा, ठीक है। और Z इफेक्टिव पता करने के लिए करेंगे क्या बच्चे? इसका Z इफेक्टिव अगर हमें पता करना हुआ तो आप 17 माइनस 8.90, ये था ना, तो 10.90, तो आप देख लो कितना आ गया बच्चे? 6.10। ठीक है, तो 6.10 ये आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए अब बताइए, आयरन 26, क्या आप इसका सिग्मा एंड Z इफेक्टिव डिटेक्ट कर सकते हो? तो फाइंड सिग्मा एंड Z इफेक्टिव ऑफ आयरन 26। करिए सॉल्व बच्चे। Find sigma and Z effective for iron 26.
फाइंड सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव फॉर आयरन 26। तो देखो बच्चे, सबसे पहले ये आयरन है, दैट इज Fe, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 26। तो अगर मैं आपसे पूछूं Z बताओ, तो ये तो पहले बता दोगे ना 26, ठीक है। अब सिग्मा फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या लिखा आपने? 1:2, 2:2, 2p, 6, 3:2, 3p, 6, और उसके बाद क्या आएगा बच्चे? 3d6, 4s2। ये आ गया, ये आ गया रेडियस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर किया है, इसकी बात करेंगे। और इसके राइट पे जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो बाहर है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे थोड़ी ना काम करेगा ये, इसके लिए ये थोड़ी ना न्यूक्लियस को स्क्रीन करेगा, ठीक है ना। तो 3d6 आ गया। तो चूंकि d वाला है तो आप याद करिए कौन सा स्टेप लगाओगे। तो इसमें करना क्या है बच्चे, हमें टोटल कितने हैं? 6, एक माइनस कर दिए 5, इंटू 0.35, ठीक है बच्चे, प्लस बाकी जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 से। कितना बचा भाई? 6 और 6 12 और 2 14 और 4 18, 18 इंटू 1। देखो कितना आसान है भाई, 5 5 जा 25, ठीक है, और 5 3 जा 15 और 2 17, दैट इज 1.70 प्लस 18, कितना आया भाई? 19.75। ये आ गया आपका सिग्मा। और Z स्टार क्या आ जाएगा बच्चे? 26 माइनस सिग्मा, तो कितना आएगा भाई? 7.25। ये आ गया Z इफेक्टिव और ये आया आपका सिग्मा। समझ आया कि नहीं आया बच्चे? तो आप किसी भी एलिमेंट के लिए Z इफेक्टिव फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्या ये आप लोग समझ पा रहे हैं? तो बताइए, फाइंड सिग्मा एंड Z इफेक्टिव फॉर कैल्शियम 20। तो कैल्शियम 20 के लिए आप सिग्मा एंड Z इफेक्टिव फाइंड करिए। फाइंड सिग्मा एंड Z इफेक्टिव फॉर कैल्शियम। तो कैल्शियम का न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इफेक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये आपको बताना होगा। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो आप ये देख लो, कैल्शियम है और एटॉमिक नंबर 20, तो Z तो आपको मिल गया ना, कितना? 20। और क्या चाहिए आपको? सिग्मा चाहिए और Z इफेक्टिव चाहिए, नो प्रॉब्लम। चलिए सिग्मा के लिए क्या करते हैं बच्चों, ग्रुप देखो, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। तो हमने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6, कितना हो गया भाई? 18 और 4s2, और तो कुछ आया नहीं हमें। तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 एंड 4s2 आ गया। अब आइए, एक ग्रुप आपका ये हुआ, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो ये सब तो एक ही में आ जाएगा। एनीवे, तो इसको आप लिखते हो अगर n, तो ये आ जाएगा n-1 और ये हो जाएगा n-2, ठीक है। तो आप बताइए सिग्मा के लिए n के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो एक माइनस करिए 1.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। अच्छा, n-1 में कितने हैं बच्चे? 8, इसको 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी जो बचा, कितना बचा भाई? 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 1 से। ये लीजिए आपका सिग्मा आ गया, आ गया। तो 0.35 प्लस, देखो 8 5 जा कितना होता है भाई? 40, बोलो, और 8 8 जा
64 और 64 और 4 कितना होगा भाई 68। अरे बोलो ना यार 68 6.80 प्लस 10 इन सबको क्या करो ऐड कर दो तो कितना आया 7.15। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 7.15 प्लस 10 तो टोटल आ गया बच्चे 17.15। ये आ गया सिग्मा। एंड टू फाइंड दिस z इफेक्टिव जस्ट सब्सट्रैक्ट कर दो इसको माइनस कर दो कितने से 20 से तो 20 माइनस 17.15 कितना आया बच्चे 2.85। z इफेक्टिव बहुत कम है। z इफेक्टिव कैल्शियम के केस में कितना है बच्चों 2.85। तो इन दिस वे आप किसी का भी z इफेक्टिव पता कर सकते हो। बताइए हाँ या ना। तो क्या आप z इफेक्टिव पता कर सकते हैं? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दैट विल लास्ट। फाइंड z effective and sigma for Ca2 plus। इसका आप z effective and sigma बताइए। तो देखो भाई घबराने की बात नहीं है। ये कैल्शियम आयन है बच्चे। कैल्शियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिर्फ 18 है। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 आगे 3s2 3p6 दैट्स इट। चलो भाई अब आपको सिग्मा निकालना है तो आउटर एक ग्रुप ये हो गया आपका एक ग्रुप ये हो गया एक ये हो गया कितने 7 तो 6 माइनस 0.35 प्लस ये कितना है बच्चे 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1 दैट्स इट। तो देखते हैं बच्चे कितना आया 7 होगा ना यार 6 और 2 8 ठीक है। तो एक ही तो माइनस करोगे आप बताइए 6 और 2 8 है तो एक माइनस करेंगे जिस पे एक्सपीरियंस होगा तो बाकी बचेगा 7 इंटू 0.35 इससे जस्ट पहले ऑर्बिट 2s 2p6 8 इलेक्ट्रॉन है 0.85 अब बाकी जो बच जाएगा वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 7 5 जा कितना होता है 35 और 7 3 जा कितना होता है 21 और 21 3 24 ये आ गया 2.45 गुड। ये बताइए फिर से 8 5 जा 44 8 8 जा 64 और 4 68 6.8 प्लस 2। अब आप देखिए बच्चे ये कितना आ गया आपका 2 पॉइंट इसको ऐड कर दो तो 4.45 और प्लस 6.80 कितना आया बच्चे 5 और 8 और 4 2 और 6 4 तो 11.25। क्या आप नहीं जानते कि पॉजिटिव चार्ज आने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना था पहले कैल्शियम का 2.85 अब देखिए 2 पॉजिटिव आने से एकदम से बढ़ गया कितना हो गया बच्चे 11.25। अब आप जैसे ऑक्सीजन है आपके पास इसका निकालो और O पे प्लस आ जाए तो इसका निकालो और O पे माइनस आ जाए तो इन तीनों का आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करके देखिए क्या होगा। तो देखिए बच्चे पहले हम ऑक्सीजन के लिए फाइंड करना चाहेंगे इस वाले ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है भाई। आप लिखते हो 1s2 2s2 2p4 तो
जल्दी जल्दी बताइए। तो ये एक ग्रुप में है कितने 6, तो 5 इंटू 0.35 आ गया बच्चे, और 2 इंटू 0.85। इसके लिए तो आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक भी था। एनीवे तो ये कितना आ गया 0.70, सॉरी आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 और 2 17, तो 1.70। और ये कितना आ गया बच्चे, ये भी तो 1.7, ये 1.70 आएगा, 85 इंटू 170, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 आ गया, और 7 7 कितना होता है भाई 14, और ये 3.45 आया आपका इसके लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीजन पे प्लस आने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो O पे प्लस को देखते हैं। तो O पे प्लस का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हुआ बच्चे। तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p3, ये एक ग्रुप हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, माइनस कितना 1, तो 4 इंटू 0.35, वेरी गुड, 2 इंटू 0.85। आइए 4 से मल्टीप्लाई करिए बच्चे, देखो 5 4 जा फिर से क्या आया 20, और 4 3 जा 12, और 2 14, तो 1.40 ये आ गया, और ये तो आपका 1.70 है ही, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चे, बोलो। तो ये आ गया आपका कितना 0, और 7 4 जा कितना होता है 11, और ये 3.10। देखिए इसका स्क्रीनिंग 3.10 है, तो Z इफेक्टिव आप निकालिए तो कितना 7 माइनस 8 माइनस ना, तो 8 माइनस 3.10, तो कितना आया बच्चे। जब आप 8 माइनस 10 करो इसका मतलब आप Z इफेक्टिव निकाल लो, तो Z इफेक्टिव कितना आएगा 4.90। देखिए इसका आया 4.90। अच्छा इससे पहले हमने कितना निकाला 3.45 था, तो 8 माइनस 3.45, तो ये कितना आएगा बच्चे, ये 4.65 आएगा ना। देखो ये 4.65, और आपने जो निकाला कहाँ गया, तो आपने जो निकाला यहाँ पे 4.90, तो देखिए बढ़ा नहीं बढ़ा, तो प्लस चार्ज आने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये बार बार आपने सुना होगा, ये आपने देख लिया साक्षात कि किसी भी एटम पे अगर प्लस चार्ज डेवलप करोगे तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और नेगेटिव तो घटेगा। तो O पे माइनस बच्चे 9 इलेक्ट्रॉन होगा ना, 1s2 2s2 2p बता दीजिए 5। अच्छा ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, तो 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा। तो 6 5 जा कितना होता है भाई 30, और 6 3 जा 18, और 3 कितना 21। देखिए 6 5 जा 30 और 3 है, तो 6 3 जा 18 और 3 21, तो 2.10, और प्लस ये वही आ गया फिर 1.70, तो ये कितना होगा बच्चे बताइए 3.80, ये तो आ गया सिग्मा। अब आपको निकालना क्या है Z इफेक्टिव, तो 8 माइनस 3.90, तो बोलिए भाई 4.10 आया कि नहीं आया 4.10। तो चलिए अब एक काम करते हैं, O का कितना था, O पे प्लस कितना था, O पे माइनस था, इन तीनों को एक जगह इनलिस्ट करते हैं। तो ये था ऑक्सीजन का 4.65 कहाँ गया भाई 4.65 आपका था, 4.90 आपका था, और 4.10 आपका है। जरा आप देखिए Z इफेक्टिव, नहीं आप कहते हो कि अगर एक प्लस आएगा तो इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूट्रल ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है 4.65, प्लस आने से क्या हुआ बढ़ गया, कितना बढ़ा भाई 4.90 हो गया, और माइनस आने से घट गया, कितना हुआ 4.10।
तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं, जो आपको आने वाला, बहुत काम आने वाला है, स्पेशली जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। और इसमें भी जो हम प्रेडिक्ट ट्रेंड पढ़ेंगे, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उनको समझने के लिए भी ये आपको चाहिए, नहीं क्या, Z इफेक्टिव और शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चे, आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसको, और बार बार रिवाइज करिए, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। बाय।